राष्ट्रपति महोदय, जस्टिस फंड ने जो $1.7 बिलियन बनाए थे, ओके, माफ कीजिए। क्या आप ईरान को लेकर ट्रूथ सोशल पर की गई अपनी पोस्ट के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और वह क्या फैसला था जिसकी वजह से आपने ईरान पर हमला नहीं किया? दूसरे देश मेरे पास आए और बोले हुए हम कल एक बड़ा हमला करने वाले थे, मैंने इसे टाल दिया है, शायद हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए, क्योंकि ईरान से हमारी बड़ी चर्चा हुई है। देखते हैं ना इसका क्या नतीजा निकलता है। मुझसे सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों ने पूछा कि क्या हम इसे 2-3 दिनों के लिए यानी थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी समझौते के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर सकें जिससे ईरान के हाथों में कोई परमाणु हथियार न जाए, तो मुझे लगता है कि अगर वे संतुष्ट हैं तो शायद हम भी संतुष्ट होंगे। हमने इजराइल को सूचित कर दिया है, हमने मध्य पूर्व के अन्य लोगों को भी सूचित किया है जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और आप जानते हैं ये एक बहुत ही सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं। हमारे पास ऐसे समय भी आए हैं जब हमें लगा कि हम समझौता करने के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और बात नहीं बन पाई, लेकिन ये थोड़ा अलग है। नहीं, हम कल बड़े हमले के लिए तैयार थे, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। हाँ, माननीय राष्ट्रपति जी, न्याय विभाग ने आज $1.7 बिलियन का एक नया फंड घोषित किया है। करदाताओं को 6 जनवरी के विद्रोहियों के लिए भुगतान क्यों करना चाहिए? इसे काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं इसके निर्माण और बातचीत में शामिल नहीं था। ये उन लोगों के मुआवजे के बारे में है जिनके साथ बुरा बर्ताव हुआ। ये किसी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के खिलाफ है और उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल किया गया है। कुछ मामलों में उन्हें गलत जेल हुई, उन्होंने न होने पर भी कानूनी फ़ीस भरी, वे दिवालिया हो गए, ज़िंदगी बर्बाद हुई, पर अंत में वे सही साबित हुए। यह हमारे इतिहास का एक अत्यंत काला और दुखद दौर था जिस पर उन्होंने बहुत गहराई से काम किया है। हमारा न्याय विभाग इस मामले की तह तक जाने के लिए पूरी निष्ठा और मेहनत से जुटा हुआ है। अतीत में भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन इन मासूम लोगों को मोहरा बनाकर एक भ्रष्ट और स्वार्थी व्यवस्था ने इनके साथ घोर रुकी। तो केंद्रित खाते और उन्हें उनकी कानूनी फीस और बाकी उन परेशानियों के लिए भरपाई मिल रही है जो उन्हें झेलनी पड़ी। बिल्कुल। डैनियल, तुम आगे बढ़ो। रुको। डैनियल, मेरी बात तो सुनो प्लीज। राष्ट्रपति महोदय। शुक्रिया राष्ट्रपति महोदय। आपको और मार्क क्यूबन को साथ देखना वाकई उल्लेखनीय है। मार्क ने तो 2020 में ही कमला हैरिस का समर्थन किया था। खैर, उसे गलती हो गई, वो बहुत बड़ी गलती थी। ये दोनों से बड़ी वो है, ये उसकी अहमियत क्या दर्शाता है? इसमें लिखा है कि हम लोगों और अपने देश से प्यार करते हैं। वो अपनी कंपनी के जरिए काफ़ी बिजनेस करना चाहता है। मैं अमेज़न और हमारे पूरे ग्रुप के जरिए दवाइयाँ पहुँचाने की योजना बना रहा हूँ। मार्क वास्तव में इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता था। वह स्वभाव से बहुत ही उदार इंसान था। उसने कहा था ये तो पहली ही बार में काम कर जाता है। अगर उसने ऐसा कहा है तो उसे इस पर पूरा यकीन होगा। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं मार्क का हमेशा से ही बहुत सम्मान करता आया हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ईरान आगे कहिए। आपने इबोला कहा, आगे कहिए। हाँ, क्या अमेरिका को इबोला से डरना है? मैं हर चीज़ को लेकर चिंतित हूँ और वाकई हूँ। मुझे लगता है कि आप जानते हैं ये अभी तक अफ्रीका तक ही सीमित है, और लेकिन ये कुछ ऐसा है जो फैल गया है। अगर आप चाहें तो मैं बॉबी या रोज से इस बारे में कुछ शब्द कहने के लिए कह सकता हूँ। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, अब हेडी ओवर्टन हमारे सामने अपनी बात रखेंगी। डॉक्टर हेडी ओवर्टन। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। आज सीडीसी ने एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की जिसमें कई सवालों के जवाब और जानकारी दी गई, लेकिन हमने एक पूर्ण अंतर एजेंसी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। विदेश विभाग, सीडीसी, युद्ध विभाग सब निगरानी में पूरी तरह शामिल हैं। आज प्रेस ब्रीफिंग में हमने घोषणा की है कि एक अमेरिकी नागरिक में लक्षण पाए गए हैं और वह बंडी बुगियो वायरस, जो इबोला का एक प्रकार है, के लिए पॉजिटिव पाया गया है। उस अमेरिकी नागरिक के साथ साथ 6 अन्य उच्च जोखिम वाले संपर्कों को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर जर्मनी ले जाया जा रहा है। हम अपने जर्मन समकक्षों का धन्यवाद करना चाहते हैं। वह वायरल हेमोरेजिक फीवर के इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जगह है, इसलिए हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने उन्हें स्वीकार किया। अमेरिकियों के लिए जर्मनी में इलाज कराने के लिए उड़ान का समय काफ़ी कम है। अन्य सभी अमेरिकियों के लिए हमने यात्रा चेतावनी जारी की है।
हमने आज ही उन गैर अमेरिकी नागरिकों के लिए प्रवेश प्रतिबंध लागू किए हैं जो पिछले 21 दिनों में इस क्षेत्र में रहे हैं, यानी युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और दक्षिण सूडान में। इसलिए ये बहुत गंभीर कदम उठाए गए हैं। हम सभी के साथ लगातार संपर्क में रहने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सवाल था कि क्या अमेरिकियों को चिंतित होना चाहिए। फिलहाल अमेरिका में इबोला का कोई मामला नहीं है। हम इसे ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं और हम उस क्षेत्र में अमेरिकियों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। बताइए ईरान पर जी हाँ राष्ट्रपति महोदय, ईरान पर अन्य देशों ने पहले भी ऐसा किया है, नीति बदलने को कहा, शांति का लालच दिया, जल्द होने का दावा किया, कुछ नहीं हुआ, पर आपने कहा इस बार अलग है। काफी कुछ हासिल कर लिया है हमने। परमाणु हथियार हासिल करने वाले देश की सेना को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उनकी न नौसेना बची है न वायुसेना, वे सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी, हम अभी निकल सकते हैं, इन्हें संभलने में 25 साल लगेंगे। परमाणु तो उनके दिमाग में आखिरी चीज़ होगी, अब उन्हें यह लिख कर देना होगा। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, हमने सब नष्ट कर दिया है। माफ़ करें CNN से, हमने उनकी सेना पूरी तरह नष्ट कर दी है। तो हमने उनका नेतृत्व नष्ट कर दिया है। उनके पहले और दूसरे स्तर के नेता खत्म हो चुके हैं। अब हम तीसरे स्तर के आधे हिस्से से निपट रहे हैं। हमने काफ़ी प्रगति की है। ये बहुत सरल है, पता है, हम ये नहीं चाहते। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतरीन थी और अब भी है। शेयर बाज़ार ने अभी नया रिकॉर्ड बनाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। ये सफ़र तय करना ही था। डाउ ने 50,000 का आंकड़ा छू लिया है। S&P 7,000 के पार। सब कहते थे मेरे 4 साल में ये नामुमकिन है। ये बड़ी बात है, पर हमने पहले साल में ही कर दिखाया। मैंने स्कॉट हॉवर्ड और सबको दफ्तर बुलाया। मैंने कहा वामपोस, हम मध्य पूर्व जा रहे हैं ईरान का सामना करने। वे परमाणु हथियार चाहते हैं और उनका मकसद सिर्फ इसका इस्तेमाल करना है। मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं, पर ये सबसे ज़रूरी काम है। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। हमने ऐसा किया और जब हमें थोड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो हमने उन्हें नष्ट कर दिया। अब हमने एक स्टील की दीवार बनाई है, एक नाकाबंदी, जहां कोई भी नाव नहीं आ सकती। हमारी नाकेबंदी को पार करके एक भी नाव नहीं निकल पाई है। देखिए, हमारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना है। मैं अभी चीन से लौटा हूं और मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रपति श्री ने हमारी सेना की बहुत बहुत प्रशंसा की। सच कहूं तो वे हमारी सेना को देखकर हैरान थे। हमारी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है। हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। 3 और अन्य देशों से मुझे कॉल आए, वे हमारे लोगों और ईरान से बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि वे कोई समाधान निकाल लेंगे। अगर हम उन पर भारी बमबारी किए बिना ऐसा कर सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। कृपया। हथियारों के इस्तेमाल के विषय पर मेरा एक प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वे लोग जिन्होंने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पुलिस के विरुद्ध हिंसा की थी, क्या वे इस DOJ फंड से मुआवजा पाने के पात्र हैं, और क्या आप स्वयं या आपके परिवार का कोई सदस्य इस फंड से मुआवजा मांगने का विचार ये सब कर रहा एक समिति पर निर्भर करेगा। बहुत प्रतिभाशाली और बेहद सम्मानित लोगों की एक समिति बनाई जा रही है। मुझे लगता है कि यह 5 लोगों की समिति है। और फिर से कह दूं, यह सौदा मैंने नहीं किया है, मुझे कल ही बताया गया था। वे कुछ कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जिन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। कई परिवार तबाह हो चुके हैं और यह 4-5 लोगों की समिति तय करेगी जो सम्मानित और अपने काम में बेहद काबिल हैं। हाँ, कृपया। राष्ट्रपति महोदय, जी आप बोलिए। नहीं, कृपया एक एक करके अपनी बात रखें। नीले रंग वाले, हाँ आप ही। जी हाँ, नीले रंग के कपड़े डीढ़े वाले आप। जी अब बोलिए। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। चुनाव की अखंडता पर आप समेत कई रिपब्लिकन मैरीलैंड में डाक मतपत्रों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं। मध्यावधि चुनावों के मद्देनजर आप चुनाव की अखंडता को लेकर कितने चिंतित हैं? मैं मेल इन बैलेट को लेकर बेहद चिंतित हूँ। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो इनका इस्तेमाल करते हैं। ये स्वभाव से ही भ्रष्ट हैं क्योंकि इन्हें कई लोग संभालते हैं। किसी राज्य के व्यवस्थित मतदान केंद्र पर जाएं तो मैं फ्लोरिडा में वोट देने गया तो उन्होंने कहा सर मुझे ये करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, से मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, क्या मैं आपका पहचान पत्र देख सकता हूं? मैंने कहा सच में? क्या आप सच में ऐसा करेंगे? प्लीज़ सर।
अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे उसे अपनी पहचान और बाकी सब कुछ सौंपने में बहुत गर्व महसूस हुआ। मेरा मतलब है, आप नागरिकता का सबूत चाहते हैं, आप वोटर आईडी चाहते हैं, आप ये सब चीज़ें चाहते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद सबसे बुरी बात मेल इन बैलेट हैं, जहां वे आते हैं। और तो जैसा कि आप जानते हैं, मैरीलैंड में 5,000 फर्जी मतपत्र भेजे गए थे। ऐसे जब वे पकड़े गए तो उन्होंने कहा, जैसी अरे हम उन्हें वापस मंगा लेंगे, और उन्होंने 5,000 नए मतपत्र जारी कर दिए। और जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें मूल मतपत्र कभी वापस नहीं मिले, इसलिए 10 लाख मतपत्र बाहर मौजूद हैं। उनमें से कई डेमोक्रेट्स के पास गए, और ये बहुत गंभीर बात है। मैं मैरीलैंड को लंबे समय से जानता हूँ। मुझे बताया गया कि ये डेमोक्रेट राज्य है, पर मुझे यकीन नहीं, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हाल ही में पकड़े गए 55 लाख अवैध मतपत्र पूरी तरह फर्जी थे। फिर बोले वो शो हो रहा है, हम उन्हें वापस ले लेंगे, वही रहो ऐसे। पर उन्होंने नहीं लिए, और 5 लाख नए मतपत्र आ गए। मूल मतपत्रों का क्या होगा? क्या वे अंदर आएंगे, और क्या वे आकर सिस्टम दूषित करेंगे? जो हुआ है वह बेहद गंभीर है। मैंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस पर सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है। आप सभी का धन्यवाद, हमें इस पर गर्व है। बॉबी, ओज, मार्क और यहाँ मौजूद सभी का शुक्रिया। जो बहुत बढ़िया काम, तुम कमाल के हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है। तुम जो कर रहे हो वह तुम्हारे पिछले हर काम से कहीं ज़्यादा अहम है, भले ही तुमने पहले भी कमाल किया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.